Dear students, good morning to all of you. आज हम वर्टिकल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन होता है उसके कुछ फार्मूले, उसके कुछ थ्योरीज, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करेंगे। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और जी है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं और इसलिए इस स्मॉल जी का कोई इफेक्ट उस मोशन पे नहीं पड़ता है। लेकिन जब यही सर्कुलर मोशन एक वर्टिकल प्लेन में होता है और जी भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है तो जी यहाँ एक्शन में आ जाता है, उसका भी कुछ रोल सामने आता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो भाई सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यदि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी एक्सेलरेशन का काम करेगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये जी रिटार्डेशन का काम करेगा, क्योंकि वेलोसिटी का अपोजिट हो जा रहा है। और इसलिए इस मोशन में हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, मैग्नीट्यूड भी हर एक पॉइंट पर चेंज होता चला जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है लोवेस्ट पॉइंट पर और मिनिमम वेलोसिटी मिलता है हाईएस्ट पॉइंट पर, और इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिलता है, ठीक है। तो इसी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ फार्मूले हमको यहाँ पर देखने हैं जिनका की हेल्प हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करते हैं। ये जो लेसन है ये नीट और जेई के लिए हम ले रहे हैं, इसलिए फार्मूला डेरिवेशन पे नहीं, हम केवल फार्मूले को समझने का काम करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक वर्टिकल प्लेन है, ये इस वर्टिकल प्लेन में हम किसी बॉडी को किसी रस्सी से बांध करके घुमा रहे हैं, ठीक है, किसी रस्सी से बांध करके घुमा रहे हैं। ये रस्सी ही इस सर्कल का रेडियस बनेगा, ये रस्सी ही यहाँ पर सर्कल का रेडियस बनेगा। तो ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये लोवेस्ट पॉइंट, इस लोवेस्ट पॉइंट पर सपोज द वेलोसिटी v1 और ये पार्टिकल गया ऊपर और यहाँ पहुँचा, तब इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आ जाती है v2। जब बॉडी यहाँ है तो इसका वेट तो नीचे लगेगा mg, समझना कि यहाँ पर mg का भी अपना रोल आ जाता है। वहाँ हम mg का कोई रोल हमको नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि जिस प्लेन में मोशन हो रहा है, वेलोसिटी जिस प्लेन में हो रहा है, वेट या mg उसके परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वेक्टर का कोई इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं होता, इसलिए वहाँ पर mg का कोई रोल नहीं। लेकिन यहाँ मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा। तो mg हो गया डाउनवर्ड और यहाँ पर रस्सी में टेंशन मान लीजिए आता है T1। ये दोनों मिलकर के जितनी ज़रूरत है उतना सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को देंगे, और जब वो ऊपर गया तो यहाँ पर भी वेट mg तो नीचे ही लगेगा, लेकिन T2 अब सेंटर की तरफ ही होगा, लेकिन अब डाउनवर्ड हो जाएगा, इस तरफ मिलेगा। यानी दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो लोवेस्ट पॉइंट पर दो अपोजिट फोर्सेस मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं और हाईएस्ट पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन लगने वाले फोर्सेस मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरा इक्वेशन, फ्री बॉडी इक्वेशंस बनाते हैं कि हाँ चलिए, इस रस्सी की लेंथ मान लेते हैं L है और यही आपका रेडियस होगा। तो रस्सी की जो लेंथ है वो मान लीजिए L है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ओके। तो हम लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी के फ्री बॉडी इक्वेशन तैयार करते हैं, फ्री बॉडी इक्वेशन, ठीक है। तो एट द लोवेस्ट पॉइंट
एट द लोवेस्ट पॉइंट क्या मिल रहा है, T1 माइनस एम जी इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाई एल एंड देयरफॉर T1 इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाई एल प्लस mg। तो लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन इतना होता है, mv1 स्क्वायर बाई एल प्लस mg। एट द हाइएस्ट पॉइंट तो हाईएस्ट पॉइंट पर यदि हम पहुंच जाते हैं तो वहां पर फ्री बॉडी इक्वेशन बनाए तो क्या मिल रहा है, T2 प्लस mg, ये दोनों मिलकर के उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। कितना होना चाहिए, तो भाई कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, mv2 स्क्वायर बाई एल। ये दूसरा इक्वेशन है, तो mg को उस तरफ ले चलते हैं तो T2 इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई एल माइनस mg। ये दो इक्वेशन आपको मिल जाते हैं, दो अननोन क्वांटिटी हैं T1 और T2। यहाँ से इसको सॉल्व किया जा सकता है कि T1 कितना होना चाहिए, T2 कितना होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कि ये मोशन कब पॉसिबल है, ये सर्कुलर वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कब तक होता होगा। तो ये तो तब तक होगा जब तक कि रस्सी में टेंशन है, कि रस्सी यहाँ तक पहुँची, ये यहाँ तक पहुँची और यहीं पर टेंशन खत्म हो गया, और जैसे टेंशन खत्म हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं, तो यहीं से मोशन कोलैप्स हो जाएगा, बॉडी जो है सीधा नीचे गिर पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी सम टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक। रस्सी जो है बिल्कुल तनी होनी चाहिए, तभी घूमता रहेगा। जहाँ उसमें टेंशन खत्म हुआ, जहाँ उसमें लट हुआ तो बॉडी जो है नीचे गिर पड़ेगा, यानी कि मोशन कोलैप्स हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 कहता है T1 तो इन दो फोर्सेस का सम है भाई, ये तो जीरो हो नहीं सकता। T2 हाँ ये डिफरेंस में आ रहा है, इट मे बी जीरो। तो कंडीशन टू कंप्लीट द मोशन, इस मोशन को कंप्लीट करने के लिए कंडीशन क्या है कि T2 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, कम से कम जीरो। यदि टेंशन जीरो भी हो गया तो यहाँ पर mg है एक फोर्स है जो कि उसको मोशन में बनाए रखेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होता है टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, कि हाईएस्ट पॉइंट पर भी टेंशन बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेंशन बनी है तो बाकी सब जगह टेंशन बना रहेगा, ठीक है, बाकी सब जगह टेंशन बना रहेगा। तो चलिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये जरा निकालते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो। तो फॉर मिनिमम वेलोसिटी T2 इज इक्वल टू जीरो, T2 की मिनिमम वैल्यू कर दो। तो यदि T2 की मिनिमम वैल्यू है तो ये मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, mv2 स्क्वायर बाई एल माइनस mg इक्वल टू जीरो। मैंने T2 की वैल्यू रख दी, m कैंसिल हो गया तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चलो पूरा ही लिख लेता हूँ, mv2 स्क्वायर इक्वल टू mg, m अब कैंसिल कर लेते हैं तो v2 इज इक्वल टू gl रूट gl, क्योंकि l तो इधर आ गया, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू gl तो v2 इज इक्वल टू रूट gl। तो मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल शुड बी, मस्ट बी दिस वैल्यू। यदि इतनी है तब तो सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये मिल गया लोवेस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। तो मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी इतना हो, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं हम।
एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, रूट GL इतनी है तो सर्कुलर मोशन होता रहेगा। याद रखना कि L इज रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ L जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो कि रस्सी की लेंथ है, ठीक है। अब इतनी वेलोसिटी से जब ये पार्टिकल इधर उतरेगा तो नीचे आते आते इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी ये भी निकाल लेते हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर उसके पास कम से कम कितनी वेलोसिटी होना चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन कंटिन्यू होता रहे, ठीक है। तो देखो, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, और जब वो नीचे वाले पॉइंट पर आ गया, लोवेस्ट पॉइंट पर आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी उसने लूज किया, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने लूज किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है उतनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है तो कहाँ जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, ठीक है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना गेन हुआ, तो हाफ mv2 स्क्वायर, सॉरी हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, द फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितने वेलोसिटी पहुंच गया v1, पहले कितना था v2, तो ये पहले वाली एनर्जी, ये बाद वाली एनर्जी, दोनों का डिफरेंस गेन। लॉस कितना हुआ, तो mgh, h की जगह हो गया 2l। जब पार्टिकल या बॉडी यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना नीचे आया, तो L ये है तो L ये भी है, यानी कि टोटल 2L हाइट नीचे आया है, तो इतनी उसने पोटेंशियल एनर्जी खो दिया और वो यहाँ पर मिल गया। तो हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgl प्लस, इधर आके प्लस हो गया, हाफ mv2 स्क्वायर, राइट। अब m सब जगह कॉमन, कैंसल ही कर लेते हैं, तो हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl प्लस हाफ, अब m तो कैंसल हो गया, v2 स्क्वायर, तो v2 की वैल्यू कितनी थी, रूट gl, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब, तो gl, ठीक है। दो से सबको मल्टीप्लाई कर लो ताकि नीचे वाला दो सब जगह से कैंसिल हो जाए। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl प्लस gl मीन्स 5gl। तो v1 कितना हुआ, तो इट इज रूट 5gl। तो जब लोवेस्ट पॉइंट पर पार्टिकल के पास या बॉडी के पास इतनी स्पीड होती है कम से कम, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, तो पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। यदि इससे वेलोसिटी कम हुई तो फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, राइट। तो इतना हुआ। अब जब ये रस्सी ठीक हॉरिजॉन्टल होता ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, चलिए v3, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी और इस समय रस्सी में टेंशन कितना होगा ये भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो चलिए v1 v2 मालूम हो गया, तब टेंशन निकाल लेते हैं कितना कितना होगा, उसके बाद फिर हम v3 निकालते हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशंस का रोल खत्म हो जाएगा तो हमको स्पेस भी मिल जाएगा।
तो चलिए ये लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालें। तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, तो T1 इज इक्वल टू m/L इंटू 5GL, ये 5 है, ठीक है ना, 5GL V1 स्क्वायर की वैल्यू रखा प्लस mg, तो LL कैंसिल, तो कितना हो गया 6mg। तो लोवेस्ट पॉइंट पर रस्सी में इतना टेंशन आता है, यानी एक ऐसी रस्सी आपको यूज करना है जो कम से कम इस स्ट्रेंथ को बियर कर सके। यदि इस स्ट्रेंथ को बियर नहीं कर पाएगा तो रस्सी टूट जाएगी, सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट T2 इज इक्वल टू, रखते हैं इसमें वैल्यू m/L इंटू GL माइनस mg, LL कैंसल, तो इट इज 0। तो डिफरेंस इन टेंशन कितना हुआ, मीन्स T1 माइनस T2 कितना हुआ, तो इट इज 6mg। याद रखना कि ये टेंशन हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है, ये टेंशन तब मिलेगा जबकि मोशन जो है वो मिनिमम वेलोसिटी के साथ में हो रहा है। यदि वेलोसिटी से ज़्यादा है तो भी मोशन होता रहेगा, लेकिन टेंशन फिर चेंज हो जाएगा। तो आपको टेंशन इसी तरह से निकालने हैं, ठीक है ना। इसी तरह से फ्री बॉडी इक्वेशन बना करके आपको टेंशन कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट, velocity when the string becomes horizontal, कि जब रस्सी हॉरिजॉन्टल हुआ उस समय वेलोसिटी कितनी होगी और इस समय टेंशन कितना होगा, ये भी हम लोग बाद में निकालेंगे। अब mg हो गया नीचे, V3 हो गया ऊपर, अलोंग टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये भी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। तो देखो कि पार्टिकल तो चला था हाफ mv1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी लेकर के, लेकिन यहाँ पर पहुँचा हाफ mv3 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी उसने लूज किया, और जितना काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ उल्टा होगा, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उसकी स्पीड वैसे वैसे कम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे कम होती जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी वो लूज करता जाएगा। तो कितना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ, इस लेवल से इस लेवल पे आ गया, इस लेवल से इस हाइट पे आ गया, यानी कितना हाइट उसका बढ़ा L, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgl। आप ऐसे तिरछा डिस्टेंस नहीं लेते, हमेशा वर्टिकली डिस्टेंस लेना है। तो इस लेवल से जब पार्टिकल इस लेवल पे आया तो कितना ऊपर गया, तो हम कहेंगे L ऊपर गया, और इसलिए कितना गेन हुआ पोटेंशियल एनर्जी में mgl। लॉस कितना हुआ, तो हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv3 स्क्वायर, इतना लॉस हो गया। इनिशियल माइनस लास्ट यानी इनिशियल माइनस फाइनल, और गेन माने फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो कैलकुलेशन हमको मालूम है। हमको V3 निकालना है तो उसको हम इस तरफ ले आते हैं, m सब जगह कॉमन है, कैंसिल भी कर लेते हैं। तो हाफ V3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ V1 स्क्वायर, तो V1 तो मिला था √5gl स्क्वायर हो गया, तो 5gl माइनस gl, ये इस तरफ ले गए। अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो सब जगह, तो क्या हो गया V3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl माइनस 2gl, 2 बार दिख गया, माइनस 2gl यानी कि 3gl। तो V3 कितना होगा, तो V3 होगा √3gl, V3 होगा √3gl, ठीक है। कभी कभी ये पूछा गया है कि जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा तो कितनी वेलोसिटी होगी, तो याद रखना इतनी वेलोसिटी होती है।
और इस समय टेंशन कितना होगा ये भी जरा देखते हैं। टेंशन कितना होगा, तो देखो इस समय एकमात्र यही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बना हुआ है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है T3। ये V3 वेलोसिटी के साथ इसी फोर्स के सहारे चल रहा है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो सिंस T3 इज इक्वल टू mv3 स्क्वायर बाई L, mv स्क्वायर बाई R, तो यहाँ पर mv3 स्क्वायर बाई L। तो v3 का स्क्वायर यानी 3gl बाई L कैंसल, तो कितना मिला 3mg। तो देखो यहाँ पर टेंशन था 6mg, यहाँ के हो गया 3mg, यहाँ के हो गया 0। टेंशन लगातार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। अब देखो कि लोवेस्ट पॉइंट पर हम कितनी वेलोसिटी दें कि 1/4 यानी इस लेवल पे आकर के 1/4 सर्कल घूम करके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, तो होगा क्या कि जैसी रस्सी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल बना, हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 तो T3 भी 0 हो जाएगा, टेंशन भी 0 हो गया, और तब यहाँ से मोशन कोलैप्स होगा, यानी पार्टिकल फिर वापस आएगा, फिर वापस गिरेगा। तो इधर तो नहीं जा सकता क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है, तो फिर ऐसे ही वापस आएगा, दूसरी तरफ पहुँचेगा, फिर वहाँ से, यानी वो सेमी सर्कल में ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। हाँ, लेकिन अगर हमने इतनी स्पीड यहाँ पर दी कि वो यहाँ पर से भी आगे बढ़ गया, ऊपर आ गया, तो यहाँ से भी आ गया और यहाँ पर टेंशन खत्म हुआ, तो मोशन फिर कोलैप्स हो जाएगा, सीधा वो गिरेगा, ठीक है। इसके पहले कहीं पर भी वेलोसिटी 0 हो रहा है तो ऑसिलेशन करेगा, इसके बाद यदि वेलोसिटी 0 हो रहा है तो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा। तो इफ V1 is less than or equal to √2gl, then the particle will oscillate. Second, V1 is greater than √2gl but less than √5gl, √2gl से बड़ा है तो क्या हो जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन 5gl से छोटा है तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा, द मोशन विल बी the motion will collapse, and if V1 is greater or equal to √5gl, then circular motion is completed. तो बच्चों ये था वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले। इन सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना है अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल प्लेन का, वर्टिकल प्लेन का, सबका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।